तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पे क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क में। तो बना लिया आप होमवर्क इसको? यस सर। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर तो ये हो जाएगा सर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। यस, डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब अमोनिया भी आएगा तो निकल ऐसा है यहाँ पर कि D8 वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो D8 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3d2 हो जाएगा। यस तो सर। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा, चाहे अमोनिया से रिप्लेस हो चाहे नहीं हो। ज्योमेट्री जाहिर सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी हो जाता तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ही होता। मैग्नेटिक मोमेंट, सवाल है यहाँ पे कोई पेयरिंग की जैसा कोई चीज ही नहीं हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डी होगा, हम लिगेंड की एक्सचेंज करने से कलर में स्लाइड चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस सवाल बनाकर, किस तरीके से इसका एप्लीकेशन पार्ट है, सारा बात हम आपको सिखलाए थे। लास्ट क्लास में हम आपके सामने डिस्कशन किए थे माय डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से किसी कंपाउंड में किसी कॉम्प्लेक्स में कलर आ जाता है। तो उसका हम आपको एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बताए थे, डी ट्रांजिशन। और सिंस हम लोग को एफ ब्लॉक का कंपाउंड्स को डिस्कशन नहीं करना है, तो इसी तरीके से डी जिस तरीके से ट्रांजिशन होता है, ये सेम शेल वाला डी है। ये बहुतों को लगता है कि 3D से 4D वाला बात हो रहा है। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3D से 4D वाला नहीं बात हो रहा है, ये 3D के बीच का ही बात हो रहा है, डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे दो कंडीशन था डी ट्रांजिशन होने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि लिगेंड्स होना चाहिए। सिमिलरली एफ ब्लॉक अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर हम लोग सोचे, माइंड पे इमेजिन करें, तो यहाँ पर एफ ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जो कि हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, बस आपको केवल एक बात जानना था कि एफ ब्लॉक भी कलर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, और उसका रीजन हो जाएगा एफ ट्रांजिशन। बट आपको कोई पूछेगा भी नहीं, बस आपको इतना ही बात मालूम रखना है कि एफ ब्लॉक में कोई कंपाउंड्स कलर शो करते हैं तो क्यों शो करते हैं, तो वहां पे बोलना पड़ेगा एफ ट्रांजिशन हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर हम लोगों का खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ और कंपाउंड्स है जिसका हम लोगों को कलर ध्यान पे रखना चाहिए। सिंस हम आपको डी ब्लॉक नहीं पढ़ाए हैं अभी तक, तो डी ब्लॉक जब नहीं पढ़ाए हैं माय डियर स्टूडेंट, तो वैसे केस में कुछ कलर्स वहां पे हम पढ़ा देते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जब हम बच्चों को ला करके पुट करते हैं तो वो आसानी से बता देते हैं कि ये कलर होगा, क्योंकि तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। बट सिंस आपका डी ब्लॉक नहीं पहले पढ़ा करे, कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, तो अभी आपको थोड़ा सा कलर को ध्यान पे रखना पड़ेगा, और वो वापस रिपीट हो जाएगा डी ब्लॉक चैप्टर पे। सेकेंड नंबर आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बात नहीं हो रहा है, ये किसी और टाइप के कंपाउंड्स का बात हो रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, चार्ज ट्रांसफर, इसको स्पेक्ट्रम लिखा रहता है कहीं पे। मेरे भाई तुमको लगेगा ये स्पेक्ट्रम क्या है, तो दरअसल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है ऊपर से नीचे, तो उसकी वजह से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, वही स्पेक्ट्रम है। यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन जब होगा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, यानी कि जब डी एक्साइटेशन होता है, उस दौरान जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है रेडिएशन एमिट होने की वजह से, उसी को हम लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है। हाँ, अब यहाँ पे कौन कौन से के बारे में तुमको जानना है मेरे भाई, वो अब हम बताने जा रहे हैं। KMnO4 का कलर, हाँ ध्यान दो, एक बात हम तुमको रिमाइंड कराना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट। तुमको क्या रिमाइंड कराएंगे सर? तो देखो, सच बताएंगे, हम एक लाइन लिखवाए थे एस ब्लॉक पे कि अल्कली मेटल्स का कोई कलर नहीं होता है ना, अल्कली मेटल्स का कटायंस का कोई कलर होता है, लेकिन अल्कली मेटल्स को जब बंसन फ्लेम में ले जाते हैं तो वो कलर शो करता है, वो फ्लेम का कलर होता है, यानी वो कलर प्रोवाइड करता है फ्लेम में, खुद का कोई कलर नहीं होता है मेरे वही भाई। फ्लेम टेस्ट।
हाँ यस, वही फ्लेम टेस्ट था। तो यहाँ पर ये के की वजह से कोई कलर नहीं आएगा, ये पोटेशियम की वजह से कोई कलर नहीं आएगा। तो किसकी वजह से लग रहा है कलर? मैंगनीज ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और उसमें भी इसी टाइप से ऑक्सीजन है O2 माइनस, ऑक्सीजन जो होगा O2 माइनस होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे Mn को सप्लाई कर रहा होगा लिगेंड की तरह। ये एरो दिखलाने का मतलब है कि ऑक्सीजन Mn को प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक लिगेंड। अब जब जस्ट लाइक लिगेंड प्रोवाइड करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पर भी चार्ज का आदान प्रदान, यानी कि क्या होगा, ट्रांसफर होगा MnO4 माइनस। तो ये K प्लस कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा और ये कलर्ड होगा। हाँ, अब कौन सा कलर होगा, ये कलर को आपको याद करना है, कोई बहुत सारा नहीं याद करवाएंगे, तो आपको एग्जाम में आएगा वही कलर्स को आपको ध्यान पे रखना है। मेरे भाई KMnO4 का कलर वायलेट होता है। एक बात हम तुमको सच सच बताएंगे मेरे भाई, बीड टेस्ट पढ़ाए थे, बीड टेस्ट, वहां पर Mn का जो बीड टेस्ट था, जो बोरेट बना लेता था, कलर्ड मेटाबोरेट्स, वहां पे भी Mn का वायलेट था। तुमको याद है? अगर गजब मजा आ गया सर, याद करना भी आसान है। यस, एक जगह याद किए दूसरी जगह काम आ रहा है, कितना फायदा है। अच्छा, एक बात हमको सच सच बताओ, NaMnO4 बोलते तो इसका कलर क्या होता? अगर ये इसका पोटेशियम की जगह पे सोडियम कर देते तो क्या कलर हो जाता? वॉयलेट ही होता। यस, कहे कि यहाँ पर मेरे को पता है कि अल्कली मेटल्स कटायंस की वजह से कोई कलर नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट इसका कलर कलरलेस हो जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से K2Cr2O7 का, फिर से बेटा पोटेशियम की वजह से कोई कलर नहीं आएगा, ये ऑक्सीजन क्रोमियम को जस्ट लाइक लिगेंड प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसी से एक्सचेंज होगा, तो उसकी वजह से कलर आएगा मेरे भाई। क्रोमियम का कलर आपको याद करवाए थे ऑर्गेनिक में, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, तो क्या याद हो गया? ऑरेंज। अच्छा, कहीं पर रेड ऑरेंज भी लिखा रहेगा तो सही है वो, गलत मत बोल दीजिएगा, रेड ऑरेंज भी लिखा रहेगा तो सही होता है वो। मतलब हम आपको बताए थे कि बाकी कलर्स का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करें माय डियर स्टूडेंट्स। आपको एक दो कंपाउंड्स के कलर को और याद करना है, जैसे K2CrO4, K2, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी जो है वो +6 है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे तुमको 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, मतलब ऑरेंज से मिलता जुलता कलर है, येलोइश, येलोइश कलर का होता है। ये K2CrO4 है, आपको थोड़ा दूसरा कंपाउंड है तो इसका कलर जो है येलो होता है, ये येलो होता है मेरे में। तो मेरे भाई तुमको कौन कौन सा याद करना पड़ा? KMnO4 जो कि ऑलरेडी याद था, वायलेट, बीट टेस्ट में पढ़ चुके थे। दूसरा K2Cr2O7 याद था, 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन, K2CrO4 एक याद कर लिए येलो कलर। और मेरे भाई एक और कंपाउंड हम लिखने जा रहे हैं तुम्हारे सामने, 4th नंबर, FeH2O5। आपको हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम लिए थे इससे पहले, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी बताए थे यहाँ पर Fe+1 स्टेट पे रहता है, और NO वहां पे +1 में रहता है। यानी NO क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा होता है, यानी NO+1 में, यानी कि NO के बीच पे एक्सचेंज हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स मेरे भाई। इसका कलर, इसका नाम था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसका नाम ऑलरेडी तुमको पता होगा, इसका कलर पे ही नाम पड़ा है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये ब्राउन कलर का ही हो। तुमको तो ये टेंशन ही नहीं रहा इसका याद करने का। सोचो तो तुमको एक ही याद करना है, K2CrO4, वो भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, तुम ऑरेंज से मिलता जुलता भी सोच लोगे तो काम बन जाएगा। हाँ, ये जो भी हम कलर्स लिखवा रहे हैं बेटा, ध्यान रखना ये सब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाले ही लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी फालतू का लिखवा दे रहे हैं तुम्हें। हाँ, चलो, तो ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की वजह से था। अच्छा, हम एक बात बताएंगे मेरे भाई, हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमेशा लिगेंड से मेटल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, हम लोग को ऐसा लग रहा है लिगेंड से मेटल, लेकिन कहीं कहीं पर ध्यान रखना कि मेटल से लिगेंड भी होता है। हम आपको बताएंगे सिनर्जिक बॉन्ड, याद आ रहा है? सिनर्जिक बॉन्ड में कुछ ऐसा ही हुआ था, पाई एक्सेप्टर वाला, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स।
तो ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब भी कलर आएगा, मेटल से लिगेंड में ट्रांसफर होगा तब भी कलर आएगा। और कुछ हम ऐसा भी कंपाउंड देखे थे मेरे भाई जिसमें मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड था, Mn2CO10 वाला जो हम बनाए थे, ब्रिज लिगेंड वाला। तो मेटल से मेटल भी होता है, तो ये सब में भी कलर्स आते हैं, बट आपके जेई के सिलेबस में ये लोग का कलर्स के बारे में आपको नहीं जानना है मेरे भाई। जो हम प्रूशियन ब्लू एक दिन कॉम्प्लेक्स लिख रहे थे, वो सब कलर में ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटल मेटल। ये मेटल मेटल वाला रिस्पॉन्स थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बट ये आपके सिलेबस पे नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो FeCN6 होल थ्राइस लिखे थे प्रूशियन ब्लू कलर, तो ये प्रूशियन ब्लू में जो रिस्पॉन्सिबल है प्रूशियन ब्लू वाला, तो मेरे भाई यहाँ पे बता दे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए केवल यहाँ पे +2 होता है Fe और यहाँ पे +3 होता था, हम कॉम्प्लेक्स पूरा बनाए थे। तो मेरे भाई +2 से +3 में आप देखेंगे तो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल मेटल ट्रांसफर होता है। कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे आपका मेटल टू लिगेंड भी होता है सिनर्जिक बॉन्ड में, बट वो सारे आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डिस्कशन में नहीं लाएंगे, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेंगे। दूसरा तीसरा फैक्टर माय डियर स्टूडेंट, तीसरा जो फैक्टर है छोटा सा फैक्टर है पोलराइजेशन इन अनायन। पोलराइजेशन इन अनायन मेरे भाई, अनायन में पोलराइजेशन की बात करेंगे। अनायन में तो फजांस रूल वाला है, यहाँ पे ये फजांस रूल लगता है जो कि हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में। फजांस रूल मेरे भाई याद करो, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो सब में पोलराइज करने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाता था। तो जैसे AgI बेटा, तो I माइनस में पोलराइजेशन बहुत अच्छा होगा, क्यों? बड़ा अनायन है, बड़ा अनायन होना चाहिए और छोटा कटायन होना चाहिए। तो AgI का कलर जो होता है बेटा, ये येलो कलर का होता है, AgCl का कलर व्हाइट होता है, AgBr का कलर पेल येलो होता है। तो I माइनस में सबसे ज्यादा होगा पोलराइजेशन, इसलिए कलर दिखाई दिया येलो। बाकी में पेल पेल हो जा रहा है या फिर व्हाइट हो जा रहा है AgCl, क्योंकि Cl माइनस में पोलराइज होने का टेंडेंसी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कम होगा। तो कुछ कंपाउंड्स में कलर जो आता है वो पोलराइजेशन की वजह से आता है। PbI2 येलो याद रखना, तो याद रखना AgI और PbI2 का जो कलर होता है ये येलोइश होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये एक दो कलर आप ध्यान पे रखेंगे, वैसे और भी कलर्स हमको पढ़ाना है आपको, कुछ ऐसे सल्फाइड से कलर, ये आयोडाइड के कलर बताए। Ag का और Pb का जो कलर होता है वो येलो होता है, याद रखिए इस बात को। सिंपल सा बात है, तो बहुत बड़ा मुश्किल वाली बात नहीं है मेरे। हाँ, अब एक और फैक्टर है, लास्ट फैक्टर जिससे कलर आता है, और ये ऑल्दो हम चाहते तो तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा सकते थे, वैसे हम पी ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। F2 का कलर, Cl2 का कलर, ये सब पढ़ाए थे। पेल ग्रीन होता है, पेल येलो होता है F2 का कलर, है ना। Cl2 का कलर ग्रीनिश येलो होता है, Br2 का कलर तो रटा हुआ है, रेड ब्राउन होता है, और I2 का कलर वायलेट कलर का सॉलिड होता है। ये सब आपको पता है, बट इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है कलर का, वो आपको नहीं पता है। कलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स है ये सब में कलर तो हम लोग याद कर लिए। और वैसे है ना, ये रीजन जो है ना बेटा, ये होमो और ल्यूमो वाला कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बुक्स पे ऐसा सिलेबस के नाम पे मतलब लिखा हुआ नहीं रहता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये होमो ल्यूमो, ये हो सकता है वर्ड हम पहले बताए होंगे तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में, होमो और ल्यूमो। ये होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी याद दिलाएंगे, हम समझा देंगे क्या होता है, बड़ा आसान चीज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ल्यूमो होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड जो कि भरा हुआ नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे ना हम लोग भरते हैं, लेट्स से हम Z ग्रेटर देन 14 वाला बात कर रहे हैं, तो 14 वाला में भरने का तरीका होता है σ1s2 σ2s, सॉरी σ1s एंटी बॉन्डिंग, σ2s σ2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद σ2p, σ2pz आ जाता है। Z लिखो या X भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है तुम किससे पाई बॉन्ड बना रहे हो।
फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। हाँ तुमको सर आप तो ट्रिक बताए थे, दो 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 4 बार लिखना है, फिर 6 6 लिखना है, बिल्कुल आपको सवाल उसी से सॉल्व करना है, कोई ऐसा नहीं बोले कि नहीं करना है। मेरे भाई फ्लोरीन का बात करें F2, तो F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको गिनने पर 18 दिखाई देगा, तो 2 यहाँ भरोगे, 2 यहाँ, 4 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 हो गया, 14 टू 16, 16 और 2 18 हो गया। तो मेरे भाई ये हाईएस्ट फॉर F2 के लिए ये वाला हाईएस्ट हो जाएगा। अगर F2 के लिए बात करें तो ये ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि भरा हुआ है, तो भरा हुआ में ये दोनों का एनर्जी सेम है, तो ये वाला होमो कहला जाएगा, ये हाईएस्ट है। ये सब लोअर एनर्जी वाला भरा हुआ है, ये सब भी भरे हुए हैं, ये सब भी भरा हुआ है, लेकिन ऑक्यूपाइड तो है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी ये है, तभी तो बाद में भरे थे। और सब भरा हुआ खाली वाला अनऑक्यूपाइड का मिनिमम एनर्जी वाला कौन है? ये है, जो इसके बाद भी खाली मिलेंगे लेकिन वो सब भरे हुए मिलेंगे, तो उसको हम लोग ल्यूमो बोलेंगे, जो लोवेस्ट में होगा खाली वाला, तो ये ल्यूमो कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन होमो से ल्यूमो पे चला जाएगा, एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, और एक्साइट करता है ना, तो जिसकी वजह से कलर आ जाता है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से कलर आता है। हाँ कहीं से इसको एनर्जी मिलता है, और जिसकी वजह से एक्साइट, रूम टेम्परेचर में भी आपको पता है बहुत एनर्जी अवेलेबल होता है, तो दैट्स वाई। तो F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2, ये सब याद है वैसे कलर। आज आपको कोई पूछेगा रीजन क्या होता था, तो आप बता दीजिएगा कि इन लोगों का रीजन है होमोल्यूमो वाला। तो सिर्फ ये एक जगह पे आपका कलर्स आ गया तो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई, ग्रीनिश येलो, ठीक है। Br2 का कलर रेड ब्राउन, रेड ब्राउन और वायलेट। मेरे भाई ये कलर्स आपको ध्यान पे रखना है। मेरे भाई हमको ऐसा लग रहा है कि हम और भी बहुत सारा कलर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्या यहीं पे लिख दे, क्या एक जगह पे आपको कलर रहेगा तो हमें लगता है कि आपको पढ़ने में आसान पड़ेगा, क्या कहते हो? लिख लिख बेटर दीजिए रहेगा। सर। हाँ वो विदाउट रीजन वाला है, हो सकता है उस पे रीजन पोलराइजेशन वाला ही होगा, ठीक है, पोलराइजेशन वाला ही होगा, लेकिन वो उतना रीजन आपको नहीं जानना है वो सबका, तो सल्फाइड्स का कलर हम लिखवा दे रहे हैं आपको, बेटर रहेगा एक जगह पे, अभी माइंड पे आ रहा है हम सोचे लिखवा दे, वैसे लिखवाते नहीं है इस चैप्टर के अंदर पे, बट हमको लगा कि नहीं ये बेटर होगा कि आपको एक जगह पे कलर रखे। मेरे भाई ट्रिक है उसका, असली कद्दू, असली कद्दू, असली कद्दू, देखो ये क्या है, असली कद्दू सन येलो, सन सन जो सूरज होता है मेरे भाई, सन येलो, सन कैसा कलर का होता है? येलो, ना सर व्हाइट दिखाई देता है, अरे मेरे को उतना नहीं जानने का। तो ये असली से बेटा आर्सेनिक है, आर्सेनिक का सल्फाइड जो होता है येलो कलर का होता है। कद्दू मतलब कैडमियम, असली कद्दू, और सन एसएन, SnH2 बेटा, ठीक है, SnH2, सन येलो, ये तीनों का कलर येलो है बेटा, तुमको तो ऐसा ही याद हो गया, असली कद्दू सन येलो, सन का मतलब Sn स्टेनम हो गया, ठीक है, याद हो गया मेरे भाई। आपको पता है जमीन जनरली हम लोग टाइल्स जो लगाते हैं व्हाइट कलर का लगाते हैं, तो है ना, तो ZnS का कलर व्हाइट होता है, जिंक सल्फाइड का कलर जो होता है व्हाइट होता है, व्हाइट। और ऐसे याद रख सकते हो Zn जमीन और सफेद जमीन, सफेद जमीन याद रखना, नहीं तो बहुत लोग गंदा जमीन से भी याद करते हैं, गंदा व्हाइट कलर जल्दी गंदा हो जाता है, तो मेरे भाई उससे भी याद रखते, गंदा जमीन, ZnS का कलर जो होता है सफेद जमीन, तो ये भी याद हो गया मेरे भाई, अच्छा लग रहा होगा जान के, खुशियां भी मिल रही होगी, यस सर। है ना। और तुमको कुछ कुछ याद करा देते हैं मेरे भाई, और तुमको याद करा देते हैं, आ, जैसे ना एक ऑरेंज का शरबत, ऑरेंज का शरबत, तुमको शरबत मतलब सल्फाइड ही सबका बात कर रहे हैं, शरबत मतलब स्टीबियम, ऑरेंज का शरबत, ऑरेंज का शरबत,
ऑरेंज का शरबत, ठीक है बेटा, ऑरेंज का शरबत याद कर लो। तो इससे भी क्या होगा, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा कि ऑरेंज का शरबत मतलब एसपी जो होता है, वैसे एसपी वाला कम चांसेस है, ज्यादातर पीबीएस, एचजीएस, एजी2एस ये सब आएगा। अब देखो बाकी का कलर लिख दे रहे हैं मेरे में, एचजीएस, पीबीएस, एजी2एस, ठीक है, एजी2एस, ये सब हो गया। ये सब जो जनरली और जो सल्फाइड तुमको याद आ रहे हैं मेरे में, वो सब ब्लैक कलर के होते हैं, वो सब ना ब्लैक कलर के होते हैं मेरे में। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातों को कि कुछ सल्फाइड्स के जो कलर है माय डियर स्टूडेंट, वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये जैसे हो गया एचजीएस, पीबीएस, एजी2एस, ये सब का कलर्स आप माइंड पे रखेंगे अच्छे तरीके से, लिख लीजिए ब्लैक कलर का। तो मेरे भाई ये इतना ध्यान पे रखना, ब्लैक हो गया। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई कंफ्यूजन किसी भी टाइप का नहीं आना चाहिए, आपको जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली। इंपॉर्टेंट कलर्स हैं ये सब, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी कभी कभी कलर्स दिखा रहेगा, तो अच्छा लगेगा आपको जान। तो मेरे भाई कलर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी ना आपको, वो सारा पढ़ाई हो गया अब तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंस हमें आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, तो मेरे भाई इसका कुछ और ये है, कुछ थ्योरेटिकल है, जैसे सिस प्लैटिन जो होता है, मतलब जैसे प्लैटिनम, प्लैटिनम है बेटा, तो प्लैटिनम का सिस वाला, जैसे यहाँ पे भी आइसोमरिज्म में हम लोग सिस और ट्रांस पढ़ते हैं, तो वो सिस वाला जब प्लैटिनम का कंपाउंड लेते हैं, वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे यूज होता है, यानी कैंसर को दूर भगाने में यूज किया जाता है। तो वो सब ना एप्लीकेशन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, वो सबको हम ना पीडीएफ में भेज देंगे, तो आप अपने नोटबुक पे यानी नोट्स कॉपी पे लिख लीजिएगा वो सब मेरे भाई। वो जो हम लिख के देंगे महा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ऐसा मान के चलो उससे सवाल आता है और सब एनसीईआरटी से उठाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बाहर से कुछ भी उठा लेंगे मेरे, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब ना, अब तुमको हम कुछ और बातें सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड कुछ सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ सॉल्ट एनालिसिस से बात हम बताने जा रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट, यानी तुम कहोगे अभी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, यस, सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे हम तुम्हें बताने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ सॉल्ट एनालिसिस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पहला नंबर, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, यानी कि सल्फाइड आयन का टेस्ट करने का क्या मेथड है, यानी कैसे टेस्ट किया जाता है कि H2 माइनस है या नहीं। तो मेरे भाई एक मेथड ऑलरेडी सिखा चुके हैं पी ब्लॉक में, जहां पर एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा रहे थे। ये दूसरा मेथड अब बताने जा रहे हैं कि और कौन कौन सा हो सकता है मेरे भाई। Na2S प्लस Na2FeCN5NO, ये लिए कंपाउंड है। और ये कंपाउंड जो है आपको हम सच सच बताएंगे, ऑलरेडी बताए हैं, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है, ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है, Na2FeCN5NO, याद होगा तुम्हें, पहले बता चुके हैं। तो होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर NO जो है ना बेटा, यहाँ पे जो NO है इस कंपाउंड पे, NO आपको पता है ये NO प्लस के फॉर्म, ये NO प्लस। तो आपको पता है ना कि लिगेंड प्लस वाला रेयर होता है, कम बनने का चांसेस होता है। तो करता क्या है, इससे जो H2 माइनस है बेटा, H2 माइनस से ये कंबाइन होकर के NOS माइनस बना देता है, मतलब निगेटिव चार्ज वाला बना देता है। तो मेरे भाई यहाँ पे अब निगेटिव चार्ज, कहीं प्लस था, प्लस को न्यूट्रल भी नहीं, न्यूट्रल से भी बढ़ा दिए निगेटिव चार्ज, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे अपने आप नहीं चेंज करेंगे, तो Na2 की जगह पे Na4 कर देना होगा, और यहाँ पे FeCN5NOS, NOS बन गया। देखो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल 2 कॉपी सेम रह गया है, यहाँ पर भी Fe+2 में था। तुम रिएक्शन लिखने भी सीख गए होगे, तुमको लग रहा हो कितना आसान है सर, मेरे भाई यस बहुत आसान है, और ये वॉयलेट कलर का होता है। तो मेरे भाई जैसे ही वॉयलेट कलर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें सल्फाइड आयन था। यहाँ पे तुम K2Sp ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ध्यान रखना इससे। क्यों ऐसा हुआ, कटाइनिक लिगेंड था, ये रेयर होता है,
ये रहना नहीं चाहे तो ये निगेटिवली चार्ज में चला जाए। तो ये टेस्ट ऑफ H2 माइनस है, बहुत सिंपल लगा होगा तुम्हें। सेकेंड नंबर मेरे भाई, टेस्ट ऑफ Fe3 प्लस आयन, टेस्ट ऑफ Fe3 प्लस आयन। Fe3 प्लस आयन का टेस्ट बताने जा रहे हैं मेरे भाई। ध्यान से तुम इसका और भी बहुत सारा टेस्ट पढ़ चुके हैं। लाइक मेरे भाई कुछ दिन पहले प्रूशियन ब्लू वाला जो पढ़े थे, प्रूशियन ब्लू वाला, अभी भी थोड़ा देर पहले भी इंट्रोड्यूस किए थे। Fe4 और वहीं पर कॉपर का भी पढ़ाए थे, कॉपर 2 प्लस का, CN6 होल थ्राइस, ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला भी एक टेस्ट है Fe3 प्लस का, ये भी एक टेस्ट है जिससे प्रूशियन ब्लू कलर आता है मेरे भाई। इसके अलावा अभी हम एक और टेस्ट सिखाने जा रहे हैं, सेकेंड नंबर इसी का Fe3 प्लस का, FeCl3, FeCl3 है KSCN। आपको पता है कि SCN एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है मेरे भाई। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पर तुमको भी पता है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, SCN माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। पहला Cl को लात पड़ेगा, पहला Cl को अगर लात पड़ेगा तो एक Cl निकल गया बेटा, KCl बना करके। क्या हो गया होगा, KCl बना के लात मार के बाहर मेरे भाई। अगर तुम और एक्सेस में पास कर दोगे तो यहाँ पर FeSCN बोलते हैं, सारे को लात मार देगा, सारे को लात मार देगा बेटा। अब तुमको फिर इंपॉर्टेंस क्या है इसका मेरे भाई, यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ब्लड रेड कलर हो। तुमको एग्जाम में सवाल कैसे आएगा सर, समझ में नहीं आ रहा है इसमें मेरे भाई। अभी रुको बता रहे कैसे सवाल आएगा मेरे भाई। ये कलर इमीडिएटली आ जाता है, इंस्टेंटली आ जाता है। तो मेरे भाई कैसे सवाल रहेगा ना, बोलेगा कंपाउंड है X, X इज एनी कंपाउंड which reacts with potassium thiocyanate, potassium thiocyanate and produces blood red color precipitate immediately या इंस्टेंटली लिखा रहेगा। तो बोलेगा फाइंड द कंपाउंड X, तो आपको Fe का +3 वाला लेना पड़ेगा, आपको Fe का +3 वाला लेना पड़ेगा। इसी तरीके से सल्फाइड वाला आएगा, एक सल्फाइड आयन था जिसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से ट्रीट किए तो वायलेट कलर हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो कौन सा कंपाउंड होगा, तो आपको सल्फाइड टिक करना होगा। हाँ, यहाँ पे Na2S की जगह पे कोई दूसरा सल्फाइड भी हो सकता है। तो मेरे भाई आपको, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। हाँ, इंस्टेंटली इसका कलर है, इसका नहीं, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो इंस्टेंटली बोलेगा ना कि ब्लड रेड, और फिर उसके बाद तो कन्वर्ट इसमें हो जाएगा, यानी फिर ब्लड रेड कलर डिसअपियर भी हो जाता है मेरे भाई। तो ये बात ध्यान पे रखना बेटा, इसे सबको मत भूल जाना, इसे भूल गया तो पेपर में नंबर भूल जाना मेरे भाई। थर्ड नंबर, टेस्ट ऑफ NO3 माइनस आयन, NO3 माइनस आयन, इसको ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं। यानी कि तुम्हें हम सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ाते हुए चल रहे हैं साथ साथ। तुम्हें लगता होगा कि केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, नहीं, हम तुम्हारे को 2 चैप्टर साथ में पढ़ा रहे हैं बेटा मेरे भाई। एक रिएक्शन हम पढ़ाए थे, तुमको याद दिलाएंगे, तुमको अगर याद आ जाएगा ना मेरे भाई, मजा आ जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा बेटा। हाँ, ये H2SO4 कॉन्क ले लिए, तुमको याद दिलाएंगे कि हम एक लाइन लिखवाए थे कि लेस वोलाटाइल जो होता है, सॉरी, मोर वोलाटाइल वाला लेस वोलाटाइल, मतलब ऐसा था ना मेरे भाई कि ये मोर वोलाटाइल था, ये लेस वोलाटाइल था, तो लेस वोलाटाइल वाला मोर वोलाटाइल को रिप्लेस कर देता था। वही आयोडीन को नहीं कर पा रहा था, ब्रोमीन को नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए हम लोग H3PO4 लिए थे। याद आया रिएक्शन? इसके बाजू में लिखो, लिखो कॉन्सेप्ट लेस वोलाटाइल एंड मोर वोलाटाइल वाला, ताकि याद आए कि हम जब रिवाइज करें तो याद पीछे का आ जाए मेरे भाई। इसमें कुछ नहीं होता था, केवल सॉल्ट्स बन जाते थे, Na2SO4 और HNO3, मोर वोलाटाइल वाला एसिड प्रोड्यूस, लेस वोलाटाइल था ये मोर वोलाटाइल एसिड बन जाता। अब मेरे भाई ये ऑलरेडी हम इसके बाद का भी पढ़ा चुके हैं, तुमको सारा कुछ पढ़ा दिया गया, मतलब रिवीजन चल रहा है मेरे भाई। हम तुमको ये भी पढ़ाए थे HNO3 को लाइट में जब पास करते हैं तो HNO3 क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में अपने आप डिकम्पोज कर जाता है NO2 और O2 पे, ये भी पढ़ाए थे। और हम बताए थे NO2 का कलर रेड ब्राउन होता है, तो जब पानी से बाहर निकल रहा होता है तो वो अपना छाप छोड़ के जाता है, येलो कलर का दिखलाई देता है, ये भी लिखवाए थे। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ये सब लिखवाए थे हम तुम्हें, याद आ गया होगा तुम्हें सारी बातें।
और याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सोचो ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अगर थोड़ा थोड़ा और मेहनत कर ले तो सारा कुछ हो गया तुम्हारा इनऑर्गेनिक का कंप्लीट। तो बेटा ये NO2 रेड ब्राउन होता था, ये भी याद पढ़ा हुआ है हम लोग का लाइट के प्रेजेंस में। O2 कलरलेस होता है, तो जो भी कलर आता है वो NO2 की वजह से आता है। अब ये जो NO2 ऑब्टेंड हुआ, ये जो यहाँ पर NO2 हम गोल बना दी कि मतलब अब अगला पेज में लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे स्पेस की कमी है बेटा। ये NO2 मेरे भाई ये अपना एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर पे मौजूद है। तो इस पे अगर आयरन डाल देते हैं, आयरन का सल्फेट, तो आयरन का सल्फेट जब इस NO2 से डाल देते हैं, ध्यान रखना आयरन सल्फेट एक्सेस में ले लिए, मतलब जितना चाहिए उतना, बल्कि बचेगा ये। और यहाँ पर NO+4 में है, और सच बताएंगे मेरे भाई यहाँ पे O2 भी प्रोड्यूस हुआ है। तो O2 भी जो प्रोड्यूस हुआ ये Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। तो मेरे भाई ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा और Fe को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा और NO2 का रिडक्शन हो जाएगा और NO बना देता है। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन किया मेरे भाई। अब ये जो NO बना और FeSO4 जो रिमेनिंग बच गया, ये मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है मेरे भाई FeSO4.NO। इसी को लिखने का तरीका एक और हो सकता है, तुम्हारा पानी के प्रेजेंस में होगा, एक्वस लिख लेना, सब पानी के साथ में है बेटा, तो एक्वस लिख दोगे तो ये लिगेंड के साथ में भी तुम्हें दिखाई देगा NO और SO4। आपको पता है कि प्राइमरी वैलेंसी है, बाहर भी लिख सकते हो। यही ब्राउन रिंग टेस्ट है बेटा, यही ब्राउन रिंग टेस्ट है, समझे कुछ? ब्राउन रिंग। यस सर। मेरे भाई ये टेस्ट था NO3- है कि ब्राउन रिंग अगर बना, तुम कहोगे NO3- कहाँ आया बेटा? HNO3 जो बना था पहले, HNO3 ये क्या था? यही तो था। NO3- का टेस्ट हुआ तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट कहलाता है। अब तुमको इससे सवाल क्या आएगा मेरे भाई? JEE एडवांस पे यहाँ से एक प्रश्न आ गया, तुम कहोगे क्या? मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्वेश्चन की जज्बातों को मेरे भाई। FeH2O5 NO और बेटा SO4, FeH2O5 NO और SO4 माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे भाई यहाँ पर NO के पास पे गिनोगे तो 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन। तुम कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें का 15 में से एक इलेक्ट्रॉन Fe को ट्रांसफर कर देता है, तब तो NO+ बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है क्योंकि ये NO+ के फॉर्म में, ये एक इलेक्ट्रॉन Fe को चल जाता है और Fe+2 से बेटा Fe+1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर Fe इसकी वजह से Fe2+ Fe+1 में कन्वर्ट हो जाता है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 था, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो किस में भरेंगे? 3d7। तुम कहोगे ऐसा काहे सर, ये तो 4s में जाना चाहिए पहले D में। मेरे भाई सुनना, बातों को ध्यान से सुनना, कि अभी जब इलेक्ट्रॉन भर रहे होते थे तो पहले 4s को भरे थे, फिर 3d को भरे थे, फिर 3d को भरे थे। मेरे भाई अब निकल चुका है 4s वाला, और जब इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है ना तो एनर्जी फिर शेल वाइज देखा जाता है, ना कि N+L रूल से, ऑफ बोर रूल से नहीं देखा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरा जाता है ना, भरने का रूल है ऑफ बोर रूल, N+L रूल। भर दिया जाने के बाद एनर्जी शेल वाइज डिटरमिन होता है, इसलिए आउटर मोस्ट शेल से रिमूवल करते थे। लेकिन जब अब भरने की बात है मेरे भाई, तो ऑलरेडी अब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, उसमें भरना है, तो वो 3d7 में जाता है मेरे भाई। इसके पास में पहले कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था? 3d6 था बेटा। तो 3d6 में जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 3d7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। तो ये डाई मैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? तो ये बेटा पैरामैग्नेटिक होगा। पैरा, एक इलेक्ट्रॉन NO से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है आपसे, उसका फाइनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा
ये भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे 3D6 में हमको लगता है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 4 से 3 हो गया, घट गया। अदरवाइज तुम 4s में भर देते ना तो 5 आंसर आ जाता तुम्हारा। समझे कुछ कहाँ गेम हो जाता, तो फंस जाते तुम फंस जाते बेटा, समझ गए, 5 लिख कर चले आते। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना मेरे भाई। तो ये सारा मेरे भाई कॉन्सेप्ट था आपको सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड। जितना हमें सॉल्ट एनालिसिस के बारे में बात करना था हम आपके सामने बात किए यहाँ पर। अब हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारे सामने बेटा आइसोमरिज्म, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक आइसोमरिज्म। तो मेरे भाई आइसोमरिज्म का डेफिनेशन तुमको सबको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे वही लाइन लिखने जा रहे हैं, कंपाउंड्स हैविंग कंपाउंड, ये सब ऑलरेडी तुमको पता है। कंपाउंड्स हैविंग, ये सब ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, एंड हैव यस एंड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा तो आइसोमर्स बोलेंगे ही नहीं, प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग होगा। एंड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स। और फेनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं। तो हम उतना नहीं लिखने जा रहे कि फेनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म, कोई मतलब नहीं है हमें। हाँ यहाँ पे एक शर्त है बेटा कि यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन है कि मेरे भाई मस्ट हैव वैलिड स्ट्रक्चर। वो ऐसा ऑर्गेनिक पे लाइन नहीं लिखते थे कि वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा कहीं भी लाइन हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे नहीं लिखते थे। बट सिंस आज और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखे हैं वैलिड स्ट्रक्चर। वैसे वहां पे भी वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऑक्टेट रूल को वायलेट कर दिए कुछ भी कर दिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वैलिड का कुछ मतलब अलग, आगे बात करेंगे। वही वाला है, तुमको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। आ, वही वाला है मेरे कि मतलब कितने टाइप्स के आइसोमरिज्म होते हैं, वैलिड कैसे हम मानेंगे। क्योंकि हम पढ़े थे कुछ दिन पहले कि H2O मॉलिक्यूल जो होगा, वो H2O मॉलिक्यूल को तुम ना बाहर कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, लेकिन वही अमोनिया रहेगा तो बाहर नहीं कर सकते हो, हम बताए थे तुमको। तो वही सब पे बात करना है। अच्छा कब H2O, कितना H2O को बाहर कर सकेंगे, कितना H2O को नहीं कर पाएंगे, वो सारी बातों के बारे में जानना है। तो मेरे भाई जैसे जैसे हम तुमको दिखलाना चाहेंगे एग्जाम्पल है, यहीं पे छोटा सा जगह है मेरे पास, यहीं पे लिखना चाहेंगे हम। देखो यहाँ CONH3 होल 5 ClSO4, ये कंपाउंड तुम्हारे सामने हम लिखे हैं मेरे में। और एक दूसरा कंपाउंड भी लिख लेते हैं, CONH3 होल 5 SO4 और Cl। मेरे भाई यहाँ पे दोनों केस पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3, अमोनिया का नंबर सेम है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि इसका कंडक्टिविटी अलग होगा। क्या है, यहाँ पे चार्ज +2 -2, यहाँ पे +1 -1। आपको दिखलाई देगा कि नंबर ऑफ आयन सेम है, नंबर ऑफ आयन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये दोनों कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे भाई। डिफरेंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देख लो, चार्जेस अलग है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अलग हो गया। तो वही लिखवा है डेफिनेशन में कि आपको प्रॉपर्टीज जो होगा वो अलग दिखलाई देगा। पता है दोनों का कलर्स भी अलग होंगे, लिगेंड्स बदला हुआ है तो उसकी वजह से कलर भी आपको अलग दिखाई देगा, सेम कलर नहीं दिखलाएगा। तो मेरे भाई ये लाइन तुम्हें समझ में आ गया। जब ये लाइन तुम्हें समझ में आ गया बेटा, तो हम आगे की बात करने जा रहे हैं, आगे की बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म के फिर से वही सारे टाइप्स है जो ऑर्गेनिक में होता था मेरे में।
टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा मेरे में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो वहां पे होता था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यहाँ पे जो होगा ये डिफरेंस होगा लिगेंड्स पे। अपने को यहाँ पे जो फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है बस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ड्यू टू डिफरेंस इन लिगेंड्स, हम लोग लिगेंड्स का ही मतलब चेंज कर करके स्ट्रक्चर्स बदलेंगे, अलग अलग बनाएंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन बाहर अंदर बाहर कर देंगे। जैसे अभी किए थे, एक एग्जांपल तुमको अभी दिखला है मेरे में, तो इसके अंदर पे नेम अलग अलग है, वहां पे ऑर्गेनिक जैसा नहीं है, यहाँ पे आएगा पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, थोड़ा फर्क है बेटा। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, माय डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। यहाँ पे पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म। यहाँ पे हम तुमको एक और पढ़ाएंगे, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, कुछ लोग इसको सॉल्वेट आइसोमरिज्म भी कह देते हैं, मतलब तो सेम ही है मेरे भाई। तो ये चार टाइप का आइसोमरिज्म के बारे में जानेंगे, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज और हाइड्रेट आइसोमरिज्म के बारे में जानेंगे। और दूसरा टाइप का जो आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, वो स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म। आप समझ गए होंगे, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल ये सब बात होगा। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म ये क्यों होता है? ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में किस तरीके से अरेंज है, ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, इन लिगेंड्स को कैसे अरेंज किया गया है, ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या नाम देंगे। और तुमको पता है मेरे में मजाक चल रहा है, इसमें दो टाइप का आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और माय डियर स्टूडेंट्स दूसरा जो आएगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर वाला बहुत सिंपल है मेरे भाई, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा, अपने को बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएगा। स्ट्रक्चरल वाला जो टाइम लगेगा मेरे भाई वो स्टीरियो पे ही लगेगा। तो मेरे भाई ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आइसोमरिज्म के बारे में, बाकी आपको डेफिनेशन ये सब तो ऑलरेडी नोन था। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला नंबर आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। मेरे भाई आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होगा, जब उसको पानी में डालोगे ना तो डिफरेंट आयंस मिलेंगे, समझ गए? पानी में डालने पर क्या मिलेंगे? डिफरेंट आयंस मिलेंगे। तो वो सब डेफिनेशन तो तुमको पता ही, हम एक लाइन केवल लिखेंगे, ये क्या होता है इसका मतलब, डिफरेंट आयंस इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में आपको डिफरेंट आयंस मिलेंगे। मतलब यहाँ पर लिगेंड एक्सचेंज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच। यानी इसमें पहले ही हम लिखे थे कि जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसमें लिगेंड एक्सचेंज होता है, तो लिगेंड एक्सचेंज होगा बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में, आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में आपका मेरे भाई लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा होगा। समझ गए होंगे आप बातों को, मेरी क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई। एक बात नोटेबल है, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखे ना, यहाँ पे आई का वैल्यू, आयन, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम, नंबर ऑफ आयंस इस पे रिमेन, इस पे बच्चे थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर जाते हैं बेटा, कि डिफरेंट आयंस देंगे तो मेरे भाई नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स भी बदल जाएगा क्या? नहीं, नंबर ऑफ आयंस सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। बुक्स पे तो लिखा हुआ नहीं रहता है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस हम इस बात को एनालाइज किए हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में नंबर ऑफ आयन सेम रहे। यानी कि तुमको मेरे पास पढ़ने का यही फायदा हो रहा है कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर तुमको कुछ चीजों को बता पा रहे हैं। अगर यही तुम खुद से पढ़ोगे तो तुम्हारा ये छोटी छोटी बातों पर गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
हाँ, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, अब तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल ही रहने दो सिर्फ। क्रोमियम है NH3 होल 5। ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो तुम्हारे सामने में यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा, Cl लगा दिया, अंदर में Cl भी डाल दिया मेरे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए क्रोमियम। तुम यही वाला एग्जांपल तो अभी दिए थे लग रहा है, हाँ मेरे भाई यही वाला एग्जांपल थोड़ा देर पहले दिए थे। तो मेरे भाई नंबर ऑफ आयंस निकालो, तो यहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स SO4 2 - 2 आयंस, यहाँ पे भी 2 आयंस है, ये लोग दोनों आपस में 2 आयंस है, तो यहाँ पे दिख गया होगा। और मेरे में कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में लिगेंड्स का एक्सचेंज हो गया, अंदर बाहर हो गया है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है मेरे भाई। अब हमको तुमको बताना है मेरे भाई कि एक कंपाउंड हम दे रहे हैं जो कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर पाए, उसका क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसा तुम बनाओगे कि ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करे, कॉम्प्लेक्स बनाना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये अभी कॉम्प्लेक्स बना हुआ नहीं, पता नहीं चल रहा है, तो तुम कैसा कॉम्प्लेक्स बनाना है जो कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करे। बनाओ आराम से, 1 मिनट का तुम्हें टाइम देते हैं हम। इसमें तो सर बहुत सारा बनेगा ना। नहीं बनेगा, और NH3 को तो जो तुम बाहर नहीं कर सकते हो, फिक्स है। नहीं कर सकते, Br और Cl को इधर उधर कर दे। यस, तो तुमको एक Br को अगर तुमको करना है तो एक Cl को बाहर कर दो, और एक बार एक Cl और Br को एक्सचेंज कर लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। समझ गए? तो ये होगा, ये कंपाउंड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, आई होप आपको लाइन समझ में आ गया होगा, क्या बात समझ। यहीं पर अगर हम तुमको बोल देते COCl3.5H2O, तो तुम इसमें कोई आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं बना सकते, तुम सोच नहीं सकते। दिखाई दिया? यस सर। हाँ, ये नहीं शो कर पाएगा। तो ये था आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल था माय डियर स्टूडेंट, आपको जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी मेरे में। सेकंड नंबर माय डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मेरे भाई। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नाम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मतलब जो लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा ना, पहले तो ये बात समझो कि दोनों कॉम्प्लेक्स कटायन भी होंगे, कॉम्प्लेक्स अनायन भी होंगे। तो मगर न्यूट्रल हो सकता है क्या, ना बेटा, न्यूट्रल में नहीं चलेगा, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन होना चाहिए, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का दूसरा रूप है, उसमें एक आयोनाइजेशन स्फीयर होना मस्ट था, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे और इस दोनों के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा। तो बड़ा सिंपल है, लिगेंड एक्सचेंज, ligand exchange between complex cation, between complex cation and complex anion, and complex anion। यहाँ पर जो लिगेंड का एक्सचेंज होगा कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन के बीच पे होगा, यानी फिक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस ही होंगे। हाँ, यहाँ पे फिर से एक नोटेबल बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन्स सेम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन्स सेम होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे तुम्हारा ये वैसे गलती नहीं होता है, बट फिर भी हम लिख दिए ताकि तुम्हारा एकदम बिल्कुल भी गलती ना हो। एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा, जैसे जैसे अगर हम तुम्हारे सामने बनाए तो यहाँ पर क्रोमियम NH3 होल 6 दे दिए हैं और कोबाल्ट CN6 दे दिए। तो मेरे भाई ये एक हुआ, ये भी एक है, गिनाएगा ये भी, ऐसा नहीं इसको छोड़ देंगे। अब तुम और बना सकते हो, क्या करो बेटा कि NH3 5 ले लो और उसका वाला CN8 लेते हो, कोबाल्ट, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करते जाना मेरे भाई, यहाँ पे एक अमोनिया चला जाएगा और CN5 हो जाएगा, तो मेरे भाई ये एक बने। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक एक करके हम अमोनिया को भेजते रहेंगे तो बहुत सारा पॉसिबल है। चलो सब बना लो जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ, आप खुद से बनाए दिमाग लगा करके, इस बार 4 कर दिए तो 2 CN आ जाएगा, जल्दी जल्दी करो मेरे, ये सब बना लो जितना आपको पॉसिबल लग रहा है, सब बनाओ।
एक भी नहीं छोड़ना है अभी, पहले पॉसिबल बनाओ फिर देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। जल्दी जल्दी बनाना है पहले, एकदम फास्ट फास्ट, मेरे से भी ज्यादा फास्ट। CN हम बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे, तुमको खुद से बनाना है। सब बनाओ, जितना तुमको पॉसिबल लग रहा है सब बनाना है बेटा, एक भी नहीं छोड़ना है, पहले सब बना लो फिर देखेंगे कौन सही है कौन गलत है, हम सही या तुम सही। पीछे वाला कह रहे हैं कि हमेशा आप ही सही होइएगा। CN ये इतना सारा पॉसिबल है बेटा, इतना सारा पॉसिबल, मतलब बना लिए पॉसिबल। अब सही इसमें से कौन कौन है ये पता लगाना है बेटा। लास्ट वाला बस गलत। लास्ट वाला गलत है, यस सर। हो सकता है, देखना पड़ेगा, चेक करते हैं। ठीक है सर। मेरे पहला वाले में तो देख लो क्रोमियम+3, ये इससे पता चलेगा अच्छे से। ये CN माइनस है तो अच्छा, तो वो पहले ही पता है मेरे भाई कि जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो +3 में होता है। चेक कर लो, +3 और ये न्यूट्रल 0, तो नेट ये कैटायनिक है, और ये वाला ऑब्वियस सी बात है अनायनिक है, माइनस, ओवरऑल चार्ज -3। मेरे भाई इसमें भी निकालोगे तो क्रोमियम+3 मतलब यहाँ पे सेट हो रहा है, तो कोई ये सब तो सही है बेटा। यस इस सर। पे आओ, इसमें ना क्रोमियम का चार्ज तो +3 है, लेकिन ये वाला न्यूट्रल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स, और ये भी न्यूट्रल हो गया। तो मेरे भाई हाँ ऐसा, ये तो दो अलग अलग ना बन गया, ये न्यूट्रल कैसे हो सकता है, कटायन और अनायन होने चाहिए ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो मेरे भाई ये नॉट वैलिड हो गया, नेट चार्ज दोनों कॉम्प्लेक्स का 0 है, यानी नॉट वैलिड क्यों है, इसमें बोथ न्यूट्रल बन गया है। तो ऐसा थोड़ी कोई कॉम्प्लेक्स में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा दो कॉम्प्लेक्स के बीच में, न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच में। तो यही एक गलत है, बाकी सारा में आप निकालेंगे कोई भी न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो इसका 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना और 6 बना। तो आपका पहले आंसर 7 आ रहा होगा, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स इसके 6 बोलना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए कैसे हो गया। न्यूट्रल के बीच में अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा, न्यूट्रल के बीच में अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा, जितना सारे पॉसिबिलिटीज थे सब बना लेना है, और बनाने के बाद आपको न्यूट्रल वाले को रिमूव कर देना है, बस इतना ही बुद्धि लगाना है। इससे ज्यादा लगाएंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ, कुछ नहीं सर। अब अगला नंबर 1 तुम्हारे लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, तुम बनाना इसको और हमको बताओ इसमें कितने सारे मिले, इसमें कितने सारे आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। Cl4 लिखे हैं, गलती से ब्रैकेट दिला गया, जरूरत नहीं था ब्रैकेट देने का। तो इसका बताना है आपको, ये भी इंक्लूड होगा, बताए कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने बनेंगे इसमें। सर ये पीवाई पिरीडीन हुआ। यस, PY इज pyridine। बन गया, बस सर रुक जाइए। एक एक -1। सर यस सर।
तुम बनाया होगा ऐसे, कितना आ रहा है? 3 3 आ रहा है यस पक्का? सर, यस सर, चलो देखते हैं। यस ये सारा बनाया होगा जो जो हम बना रहे हैं, देखो तो सर। नो सर, इसमें 2 आएगा हाँ एग्जैक्टली यही हम सुनना चाहते थे। यस सर। कहे कि 2 आइडेंटिकल मिल गया होगा। सर हाँ, तो ये आइडेंटिकल मिलने लगा क्योंकि सेंट्रल मेटल दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम कर दिए हैं। तो जब सेम कर देंगे तो यही गेम हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? हम यही चीज तुमको बोलना चाह रहे थे उतना देर से। PY4। तो मेरे भाई ये और ये आइडेंटिकल है, और एक तो आइडेंटिकल। पहले, फिर ये और ये और एक, आपको आइडेंटिकल मिल जाएगा। हाँ, और और ये ये वाला नॉट वैलिड मिल जाएगा, यस ये नॉट वैलिड। तो मेरे भाई इसका टोटल आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। आई होप आपको जान करके अच्छा लग रहा होगा, खुशियां मिल रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स। यस सर। अगला टाइप का आइसोमरिज्म अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट, इसको बहुत लोग सॉल्वेट आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो मेरे में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात है। लिंकेज, लिंकेज, लिंकेज वाला आगे बताइए। क्या लिंकेज हम नहीं लिखे थे क्या वहां? वहां पे लिखे हुए, लेकिन सर पहले तो अच्छा, लिंकेज था। पहले लिंकेज नहीं लिखे थे, पहले हाइड्रेट समझ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पहले किसी को भी समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से लिंक्ड है, कोई लिंक नहीं है। तुमको दिखाई देगा सब अलग है एक दूसरे से, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है मेरे में। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होगा इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड्स एंड हाइड्रेट एंड एज हाइड्रेट लिखे। मतलब क्या है ना मेरे भाई, हम बताए थे आपको कि पानी को बाहर भी रख सकते हो, लेकिन यही अमोनिया को बाहर नहीं रख सकते। तो इसी बेसिस पर कि H2O को कभी बाहर कर देंगे, कभी अंदर ही रखेंगे। ज्यादा फर्क कम कम ज्यादा होगा ना, लिगेंड्स का नंबर ऑफ फर्क पड़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उससे एक्सचेंज हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। CO H2O6 Cl, रुक जाओ Cl3 बाहर करो, Cl3 बाहर करो। अब ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिख रहा है? क्लियर है मेरे भाई यहां तक? यस सर। तो COH2O6 Cl3 है मेरे भाई। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, गेम करेंगे मेरे भाई, मतलब अंदर बाहर करेंगे। एक तो H2O को बाहर किए, एक तो H2O को बाहर किए, तो Cl2.H2O बन जाएगा। बिल्कुल सही है मेरे। अब इसी तरीके से तुमको अगर समझ आ गया, अब तो सारे एक एक करके सबको बाहर निकालो। तो यहाँ पे Cl एक ही Cl बचेगा, .2H2O हो जाएगा मेरे भाई। और तुमको अगर एक और को निकाल लीजिए सर, अभी भी अपने पास में ऑप्शन है निकालने का, .3। लेकिन वो नहीं। नहीं होगा क्योंकि ये आयन डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं, आयन होना, ये न्यूट्रल के बीच में अट्रैक्शन कहाँ होगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। यस वेरी गुड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसमें पानी के साथ में अट्रैक्शन नहीं बनेगा, ये नॉट वैलिड हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये सब आसान तुमको अब लगने लगा होगा। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पर टोटल पॉसिबल हाइड्रेट आइसोमर्स कितना हो गया, टोटल तो पॉसिबल हाइड्रेट आइसोमर्स इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई हम एक दो सर, सवाल, हाँ जो इसमें वाटर को निकाल देते हैं, लेकिन अमोनिया को काहे नहीं निकालते हैं?
हाँ मतलब ये देखा गया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन कि अमोनिया मतलब उस टाइप से बिहेव नहीं कर रहा था। तो निकालने का हम लोग निकाल के बना सकते हैं, बट उसको वैलिड नहीं माना जाता है। वाटर में बोला जाता है कि आयन डाइपोल इंट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो पाता है, और मतलब ये स्टेबल फॉर्म में सिस्टम होता है। तो इसीलिए ना हम लोग कोई भी चीज का हाइड्रेट देख पाते हैं, किसी का ऐसा नहीं बोलते कि अमोनिएट देख लिए, कभी भी ऐसा नहीं बनाते। .3H2O .4H2O बहुत जगह लिखे हैं हम लोग, तो ये वाटर के केस पे ही देखा जाता है। ठीक है, मतलब ये वाटर का कुछ एनोमलस बिहेवियर टाइप का बोल सकते हो है। CO H2O होल 4 Cl2 Cl, मतलब इसी में से कंपाउंड को उठा लिए मेरे, क्या ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म शो करेगा, यस या नो बोलना है बस। नो सर। क्यों? क्योंकि सर ये तो वाटर थोड़ी निकलेगा। यस, अगर तुम वाटर को बाहर करा दोगे तो कोई मतलब थोड़ी, सेंसलेस हो जाएगा वो, फिर वाटर रहेगा कहाँ, न्यूट्रल बन जाएगा। तो मेरे भाई ये नॉट शो हाइड्रेट आइसोमर, समझ गए, बड़ा आसान है मेरे, क्या कि अगर वाटर को तुम बाहर निकाल के क्लोरीन को अंदर लेते हो तो मेरे भाई वो तो न्यूट्रल वाला के केस में आ जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बना। अगला क्वेश्चन, CO H2O होल 3 Cl3 और यहाँ पे .3H2O। देखो ये कंपाउंड अभी बना के दिए, ये कंपाउंड बना के दिए, क्या ये कंपाउंड तो नहीं शो कर रहा है, ये तो वैलिड ही नहीं है। हमारे को ये पूछना है क्या ये कंपाउंड शो कर सकता है, ये ब्रैकेट हटा लो नहीं तो गड़बड़ हो जाए, ऐसे, हाँ रहने दो ऐसे। क्या ये कंपाउंड का कोई दूसरा हम बनाएंगे वो शो कर सकता है क्या? थोड़ा सा चेंज कर दो, नहीं ठीक लग रहा है मेरे, वैलिड टाइप का नहीं लग रहा है। Cl एक तो बाहर कर दो, एक तो Cl बाहर कर दो, यहाँ पे 4 लगा दो, अब थोड़ा क्वेश्चन ढंग का लग रहा है। क्या ये कंपाउंड शो कर पाएगा? क्या ये कंपाउंड शो कर पाएगा? यहाँ पे .2H2O हो जाएगा, थोड़ा गंदा लग रहा है क्या? क्या ये कंपाउंड हाइड्रेट आइसोमरिज्म शो कर पाएगा? कि क्या ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म शो करेगा, यस या नो? नो सर। क्यों मेरे भाई? क्योंकि ये Cl को अगर हम एक Cl को आप अंदर वाला को बाहर कर दे, एक H2 को अंदर कर जाएगा, यस है ये, यस है। हाँ बेटा, अब चलो इसके बाद तुमको हम लिंकेज आइसोमरिज्म पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम जैसा सोचे थे कि आपका पूरा आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगा, बट हो नहीं पा रहा है। आज हम लोग लिंकेज आइसोमरिज्म तक पढ़ेंगे। मेरे भाई लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए क्या होना है, लिंक अलग होना चाहिए। तो लिंक अलग कहने का मतलब एम्बिडेंटेट वाला लिगेंड होना चाहिए, मतलब ये आइसोमरिज्म शो करने के लिए एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। फॉर दिस ambidentate ligand should be present, ambidentate ligand should be present, ambidentate ligand should be present। इसके लिए बेटा ambidentate ligands होने चाहिए, जैसे CN माइनस NC माइनस आ जाए मेरे भाई, NO2 माइनस, ये दोनों एक साथ ONO माइनस, ONO माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, है ना, OCN माइनस, MCO माइनस। तो मेरे भाई ये सब अगर आ जाएगा तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला तो सेम रह जाएगा बट लिंक अलग हो जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे बदला हुआ है मेरे भाई, वो अलग कंपाउंड है। ठीक है, तुम कहोगे मेरे मुंह पे एक एग्जांपल फेंक दीजिए, तो मेरे भाई लो बेटा, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सब होगा। यहाँ पर H2O5 NO2, यहाँ पे हम NO2 लिख दिए, और मेरे भाई यहाँ पे Cl2, और यहीं पर हम NO2 को हटा करके ONO अगर लिखते बेटा, तो ये दोनों आपस में लिंकेज आइसोमर्स कहे जाए। कितना आसान है बेटा, कितना आसान है।
मेरे भाई यहाँ पर हम एक दो प्रश्न तुम्हें देने जा रहे हैं, वो प्रश्न को जल्दी जल्दी तुम्हें बनाना है, फास्ट फास्ट। विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, which type of isomerism is present in following pairs, in following pairs? किस टाइप का आपको प्रेजेंट है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, किस टाइप का? हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है बेटा एक से ज्यादा भी हो, तुमको कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का मिले। हाँ, हो सकता है एक ही टाइप का भी हो। मेरे भाई ये दोनों कंपाउंड्स के बीच पे कौन सा वाला आइसोमरिज्म फॉलो हो रहा है, SO4 और SCN? हमें जल्दी से बताओ ये किस टाइप के आइसोमर्स है, ये दोनों आपस में किस टाइप का आइसोमर्स है? ये दोनों तो ये है सर, मतलब क्या कहते हैं इसको, ये एक्सचेंज वाला। नाम नाम बोलो। नाम सर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों होना चाहिए। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यस, ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स, समझ गए? ठीक है, एक ये क्वेश्चन था मेरे में, नंबर 1 कर दो। नंबर 2 लिखो, CONH3 होल 5 SCN SO4 and CONH3 होल 5 NCS, यहाँ पे SCN है और यहाँ पे SO, ये किस टाइप के आइसोमर्स? लिंकेज। यस, लिंकेज। समझ गए मेरे भाई? तो इसको पूछने का एक और अंदाज हो सकता है मेरे भाई, ऐसे यही केवल बना देगा और बोला जाएगा ये किस टाइप का आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो मेरे भाई ये अगर ये कंपाउंड केवल बना के एक ठो दे दे तो आपको लिंकेज भी बोलना होगा, आयोनाइजेशन भी बोलना होगा। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड एक्सचेंज भी तो हो सकता है, तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन भी हो सकता है और मेरे भाई लिंकेज में भी चेंज कर सकते हो। ये लिंकेज आइसोमरिज्म भी शो करेगा, केवल एक बना के दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। फिर से बोल रहे, क्या बोले हम, मान लो केवल इसमें से एक कंपाउंड इसको बना के दे दिया, अब बोला जाएगा ये किस किस टाइप का आइसोमरिज्म शो करता है, तो तुमको पहले आयोनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या ये एक्सचेंज हो जाएगा? यस, हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। क्या ये हाइड्रेट शो करता है? उसके लिए पानी होना चाहिए, नहीं शो कर सकता है। क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करता है? दोनों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नहीं हो सकता है। मेरे भाई ये जब दोनों नहीं हो सकता तो लिंकेज बचा है। क्या HCl लिंकेज वाला कैटेगरी में आता है? क्या एम्बिडेंटेट है क्या? तो यस, तो मेरे भाई ये एम्बिडेंटेट होने की वजह से ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। भाई वो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी।